दोस्तों, जिस मुसीबत का अंदेशा था वही मुसीबत अब शेर की तरह सामने खड़ी है। जी हां, मैं बात महंगाई की कर रहा हूं और अर्थशास्त्री, देश भर के तमाम अर्थशास्त्री संकेत दे रहे हैं कि महंगाई का तूफान आने वाला है। महंगाई का तूफान आने वाला है और अगर मोदी सरकार ने हालात पर काबू नहीं पाए तो आश्चर्य मत करिएगा कि आने वाले कुछ महीनों में अगर पेट्रोल के दाम 25 से 40% बढ़ जाएं। और जहां तक खाने के तेल की बात है, मैं अभी दूध की बात नहीं कर रहा हूं, चावल गेहूं की बात नहीं कर रहा, सिर्फ खाने के तेल की बात कर रहा हूं। खाने का तेल 40% से 50% तक बढ़ सकता है, ये संकेत आ रहे हैं। और अगर मैं रुपए की बात करूं डॉलर के मुकाबले, तो रुपया जो है वो 100 पार जा सकता है, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और रुपया अगर 100 के पार गया तो फिर जेब कट जाएगी, हमारी भी आपकी भी। उधर राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के हर बड़े नेता का यह कहना है कि मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई की यह सच्चाई मालूम थी जब से ईरान में युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन वो चुनाव के कारण इस सच पर पर्दा डालते रहे, इस सच को देश से छुपाते चले गए। इसका मतलब यह हुआ कि असम और बंगाल में चुनाव की जो राजनीति मोदी कर रहे थे, कहीं ना कहीं महंगाई को वो छुपाते चले गए और इस हद तक छुपाया कि जब पानी गले तक आ गया है तो फिर मोदी को कहना पड़ा कि आप सोना ना खरीदें, आप विदेश ना जाएं, आप पेट्रोल ना भरवाएं, आप पैदल चलें, आप मेट्रो पे चलें, वर्क फ्रॉम होम करें। दुनिया भर की बातें अब की जा रही हैं जो समय रहते नहीं की गई। घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। और दोस्तों, जमीनी सच्चाई यह है कि अब मोदी जी के जो प्रिय न्यूज चैनल हैं उन्हें भी मजबूरी में बताना पड़ रहा है कि जनता की कमर टूट रही है, क्योंकि हर चीज का दाम बढ़ता ही जा रहा है। घरेलू एलपीजी 60 रुपए पहले बढ़ चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है, विदेशी दाल के दाम 35% बढ़ गए, मेवों के दाम 80% चढ़ गए। अब दोस्तों, समस्या क्योंकि विकट है, इसलिए न्यूज चैनल्स को भी कहना पड़ रहा है कि जनता की कमर टूट रही है, सामान महंगे होते चले जा रहे हैं। और उधर जो सरकारी एजेंसियां हैं जो आंकड़े छुपाती हैं, उनको भी आंकड़े लेकर सामने आना पड़ रहा है, मजबूरी में उन्हें भी आईना दिखाना पड़ रहा है। जैसे आज जो बड़ी खबर आई वो ये कि जो महंगाई की, जो थोक महंगाई की दर है, होलसेल इन्फ्लेशन की जो दर है, 42 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। यानी जो होलसेल इन्फ्लेशन है ये पिछले कई सालों में ऐसा नहीं था जो आज की तारीख में। सुनिए, ये भी सुन लीजिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, जहां पर देखिए 42 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर इस वक्त थोक महंगाई दर यहां पर पहुंच चुकी है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जो मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास जो मोदी को आंख बंद करके वोट देती आई है, उसमें भी नाराजगी है, क्योंकि महंगाई दोस्तों वाकई कहीं ना कहीं हर घर का बजट खराब कर रही है। हर घर का बजट, जिस खासकर जो निम्न मध्यम वर्ग हैं, उनका बजट तो आप कह सकते हैं पिछले 2 महीनों से बैठता ही चला जा रहा है। सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। सब लोगों के लिए सोचा जा रहा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं सोचा जा रहा। हर चीज पे रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर पे, दूध पे, अभी अमूल ने बढ़ाया, उसके बाद फिर और दूधों पे हम सोचेंगे दूसरा दूध ले लें, उस पे भी कल या परसों से उस पे भी रेट बढ़ जाएगा। परेशानी हर जगह ही है। दोस्तों, मोदी जी के मित्र गौतम भाई अडानी साहब कह रहे हैं, इनका जो चैनल है एनडीटीवी, जो इनका चैनल है, वो एक अलग ही लाइन ले रहा है। एनडीटीवी यानी गौतम भाई का चैनल कह रहा है कि साहब ये जो महंगाई है ये तो आती रहती है, जाती रहती है। तो नेहरू जी के टाइम पे भी थी महंगाई, तब भी बहुत महंगी हो गई थी चीज़ें। इंदिरा गांधी के टाइम पर भी महंगाई थी, शास्त्री जी के टाइम पे महंगाई थी। ऐसा कौन प्रधानमंत्री जिसके समय महंगाई नहीं हुई? तो महंगाई तो होती रहती है, आम बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि साहब नेहरू जी ने 1951 में जब महंगाई आई थी तो उन्होंने भी मना कर दिया था, ये मत खाओ, ये मत खाओ। जरा एक नज़र गौतम भाई के चैनल को भी देख लीजिए। अब एनडीटीवी का कहना है, वीडियो क्लिप नहीं दिखा पा रहा हूं लेकिन स्टिल तस्वीरें दिखा रहा हूं, कि 1951 में जब अनाज संकट आया, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि हम सप्ताह में एक शाम के भोजन का त्याग करते हैं, यानी हर हफ्ते हम एक शाम भोजन ना खाएं। नेहरू जी ने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब गेहूं और चावल की खपत हम घटाएं, उसकी भी सलाह दी कि गेहूं कम करें, चावल कम करें। अब एनडीटीवी आगे क्या कहता है कि नेहरू जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि शकरकंद खा लो, मूंगफली खा लो, साबूदाना खा लो। तो मोदी जी ने अगर कह दिया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी ने कह दिया कि भाई साल भर आप एडिबल ऑयल ना खाएं, कम कर दें, या सोना ना खरीदें, या विदेश ना जाएं, या भाई गाड़ी गैराज में खड़ी कर दीजिए, स्कूटर जो है मकान पे खड़ा कर दीजिए, पैदल चलिए, मेट्रो से चलिए, ऑटो से चलिए। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, नेहरू जी भी कहते थे। तो दोस्तों, सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं और यहाँ तक कि उद्योगपति, उदय कोटक जैसे बैंकर, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये भी कह रहे हैं कि बिग शॉक माइट कम, एक बहुत बड़ा तूफान, एक बहुत बड़ा शॉक आ सकता है महंगाई का, और इसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। और इसी बीच पूर्व वित्त मंत्री, देश के 2 बार वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि साहब महंगाई का ये जो तूफान आ रहा है ये मोदी जी का लिटमस टेस्ट है, ये अग्नि परीक्षा, क्योंकि ऐसी मुसीबत पहले नहीं आई। और उसके आगे सिन्हा साहब कहते हैं, जो मोदी के सीनियर भी थे, कई साल मोदी के सीनियर थे, जब वो वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे वाजपेयी की सरकार में, तब मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे, उनको कुछ ही महीने हुए थे मुख्यमंत्री बने हुए। वो यशवंत सिन्हा जो रग रग से वाकिफ है मोदी की, वो कह रहे हैं कि इस तूफान से मोदी कैसे निपटेंगे इस पर उन्हें संदेह है। वो कहते हैं कि मोदी एक दक्ष नहीं है, अर्थव्यवस्था को लेकर, अर्थ के मामलों को समझने और निपटने में बाकी प्रधानमंत्रियों की तरह मोदी दक्ष नहीं है, स्किल नहीं है, काबिलियत नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं।
सामान्य परिस्थिति में सरकार चला लेना बहुत आसान है, कोई भी चला लेगा। जब कड़ी परिस्थिति होती है उस समय सरकार चलाने में जो दक्षता चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार में या मोदी जी स्वयं में वो दक्षता, वो काबिलियत नहीं है। अब दोस्तों अंदर की खबर यह है कि वाकई एक बड़ी मुसीबत आ रही है, एक ऐसी मुसीबत जो हमारी आपकी सबकी जेब पर चोट करेगी, खासकर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। गरीब आदमी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों, वो तो वैसे ही फ्री के राशन पे चल रहा है। जो थोड़े बहुत भी जिनके पास रोजगार हैं, जिनके पास नौकरी है, जो घर जहां चल रहे हैं, जहां खाना बन रहा है, बत्ती जल रही है, मैं उन घरों की बात कर रहा हूं, वहां भी जेब पर बड़ी चोट होने वाली है। और मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा से बेहतर इस पूरे खेल को जो सरकार छुपा रही है, बता नहीं रही है, उनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। क्योंकि मैंने कहा ना, दो सरकारों में वित्त मंत्री रहे और कई बरस बजट पेश करते रहे। तो वित्त मंत्री से ही सुन लीजिए आज के वित्त का हाल। मैं असली सवाल पे आ रहा हूं। अगर आप इस वक्त बिजनेस अखबार पढ़ें तो आप देखेंगे दूध का दाम बढ़ा हुआ है, दालों का दाम बढ़ा हुआ है, कमर्शियल सिलेंडर तो 1300-1400 रुपये ज़्यादा बिक रहा है। वही हाल घर के एलपीजी सिलेंडर का है, बाजार में ब्लैक हो रहा है, हमारे दिल्ली में ब्लैक हो रहा है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का सामान देखें, अगर आप कोई हार्डवेयर का सामान भी लेने जाएं, चाहे वो चिटकनी क्यों ना हो, दरवाजे का हैंडल ही क्यों ना हो, सबका सब बढ़ता चला जा रहा है। कहीं 10-15% बढ़ा हुआ है, कहीं 20% से ज़्यादा दाम बढ़ा है। मतलब ये जो महंगाई है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाला समय और भी ज्यादा भयानक आने वाला है? जहां अभी तो 10% 15% हम इजाफा देख रहे हैं, ये और ज्यादा बढ़ेगा और साल भर के अंदर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली, इस तरह के संकेत आपको लगते हैं देश में? देखिए, आपने कई चीजों का नाम लिया, कई वस्तुओं का नाम लिया। चिटकिनी तो हम लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं ना, दरवाजे का हैंडल तो इंपोर्ट नहीं करते हैं ना, दूध तो इंपोर्ट नहीं करते हैं ना, दूध के तो हम बड़े भारी प्रोड्यूसर हैं। तो दूध की कीमत बढ़ गई, इन सब चीजों की कीमत बढ़ती जा रही है। जो चीजें इंपोर्ट नहीं हो रही हैं उसकी भी कीमत बढ़ रही है, अभी से बढ़ना शुरू हो गई और बेतहाशा बढ़ना शुरू हो गई। दूसरी बात कि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर, जैसे पेट्रोलियम, तो इनकी कीमतें तो अभी शुरू भी नहीं हुई है भागना, ये तो अभी आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ेंगी। तो आने वाले दिन बहुत भयानक होने वाले हैं। महंगाई कहां जाके ठहरेगी ये कहना मुश्किल है। और मैं आपको एक बात और यहां पर जोड़ दूं कि मोदी जी ने 12 साल जो शासन किया है वो आरामदेह वातावरण में शासन किया है। एक कोविड छोड़कर, जिसके लिए उनको किसी ने दोषी नहीं ठहराया और ठहरा भी नहीं सकते, पहली बार देश जो है वो एक संकट का सामना करने जा रहा है। समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने कहा ना कि टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी उन्होंने कहा है कि ऑस्टेरिटी तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ऑस्टेरिटी करते तो बहुत चीजों के ऊपर कटौती करते, बजट के ऊपर कटौती करते, सब्सिडी के ऊपर कटौती करते, तो वो सब तो नहीं करने जा रहे हैं। तो आखिर सरकार की सोच क्या है? मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं कि आखिर मोदी जी ने जो जनता को का आह्वान किया तो उसके पीछे सोच क्या थी? जी सिन्हा साहब, आप देश के वित्त मंत्री दो बार हैं, दो सरकारों में रहे हैं और कई बार आपने बजट इस देश को दिया है। ये जो रुपया ऊपर बढ़ रहा है, 90 से 92, 92 से 93, फिर 95, आज 96 रुपए भी पार कर गया है डॉलर के मुकाबले, और हो सकता है कि सेंचुरी ना मार दे, 100 के ऊपर ना चले जाए। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 100 के ऊपर जाता है तो क्या ये जो हम इंपोर्ट इतना सामान चाइना से कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, चाहे वो पेन पेंसिल हो या मोबाइल फोन हो या कोई चिप हो या पेन ड्राइव हो, क्या आपको लगता है कि अगर रुपया इतना कमजोर हुआ डॉलर के मुकाबले, 100 पार कर गया, तो बहुत भयानक स्थिति होने वाली है, बहुत भयानक स्थिति होने वाली है फिर देश की? देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रुपया मोदी जी के शब्दों में पतला इसलिए होता जा रहा है कि विदेशी निवेशक जो है हमारे स्टॉक मार्केट में, वो अपना जो शेयर है वो बेच रहे हैं, बेचकर वापस लौट रहे हैं। जी, तो होता क्या, प्रक्रिया ये है कि वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर बेचा मिलेगा, रुपए को लेकर वो मनी मार्केट में जाएंगे, मनी मार्केट में जाकर वो बोलेंगे कि भाई इस रुपए के बदले हमको डॉलर दो। तो डॉलर की मांग बढ़ती है, आगे नहीं बढ़े, इसके लिए आरबीआई के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अनड्यू वॉलेटिलिटी को आप रोको मनी मार्केट में। तो आरबीआई कभी कभी हस्तक्षेप करती है, लेकिन ये मार्केट को फाइट करना आरबीआई के लिए भी संभव नहीं है। रुपया गिर रहा है क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हो रही है, डिमांड डॉलर की ज्यादा है, इसलिए एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं हमारे, रुपए की कीमत में गिर। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले दिनों में हम 100 टच कर जाए, 100 रुपया प्रति डॉलर। अब इसका क्या असर पड़ेगा हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कि हम जितनी चीजें इंपोर्ट करते हैं वो सब महंगी हो जाएंगी, क्योंकि हम तो डॉलर में इंपोर्ट करके यहाँ रुपए में बेचे। जो मैं डबल वैमी की बात कर रहा था, सबसे ज्यादा वो अप्लाई करेगा कच्चे तेल की कीमत में। कच्चा तेल हम डॉलर के में खरीदेंगे, देश में लाएंगे, रुपए में बेचेंगे, तो हमको ज्यादा रुपया प्रति डॉलर देना पड़ेगा। तो उसका नतीजा क्या होगा कि तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होना अनिवार्य है। अब सरकार क्या सोच रही है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर तेल की कीमतें बेतहाशा भागती हैं तो उसका व्यापक असर पड़ेगा हमारे देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर, और सारे सामान की, सारी चीजों की कीमत बढ़ेगी। सिन्हा साहब, आप कह रहे हैं कि जितना भी कंज्यूमर गुड्स है, उपभोक्ता का
वस्तुएं हैं सबकी सब महंगी होंगी, चाहे दूध हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे फिर खाने के अलावा कंस्ट्रक्शन का सामान हो, कपड़े हो, तेल हो, गैस हो, सिलेंडर हो, एडिबल ऑयल हो, खाने का तेल हो, सब कुछ आप कह रहे हैं महंगा होता चला जाएगा और हो सकता है कि आम आदमी की पहुंच से बहुत सी चीजें बाहर हो जाए। अगर इतना संकट था, रुपया टूट रहा था, कमजोर हो रहा था, तो ये तो भारत सरकार में, आप तो 2 बार वित्त मंत्री रहे हैं देश के, भारत सरकार में तो तमाम ऑफिसर्स, तमाम विभाग यही काम करते हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन ये सब देखते रहते हैं। तो क्या मोदी जी को किसी ने बताया नहीं 2 महीने पहले? किसी ने इनको इत्तला नहीं की? इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो फाइनेंस सेक्रेटरी देश के हैं, इन्होंने मोदी जी को नहीं बताया, निर्मला सीतारमन ने नहीं बताया, या आपको लगता है मोदी जी को सब मालूम था, वोट के चक्कर में वो जो है इस सच को छुपा रहे थे? ये बहुत रोचक प्रश्न आपने पूछा। देखिए, ईरान का युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, जी अभी जानते हैं, पूरा मार्च बीता, पूरा अप्रैल बीता, अब मई के महीने में हम लोग हैं। तो जब ये युद्ध शुरू हुआ उसी समय हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका व्यापक असर पड़ेगा वो स्पष्ट हो गया था। ये युद्ध लंबा खींचेगा, ये भी जानकार लोगों का मानना था कि ट्रंप जो सोच रहे थे कि 2 दिन में अमेरिका ईरान को झुका देंगे, ऐसा नहीं होगा। आफ्टरऑल ईरान इतना बड़ा मुल्क है, नहीं हुआ। अब विदेश नीति में जो फेलियर हुई वो हुई, इन्होंने एंटीसिपेट नहीं किया। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वित्त मंत्रालय के जो पदाधिकारी हैं या पेट्रोलियम मिनिस्टर के जो मिनिस्ट्री के जो पदाधिकारी हैं उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ। पदाधिकारियों को जरूर अंदेशा हो गया होगा कि आने वाले दिनों में क्या कठिनाई हो सकती है। रोचक आपका प्रश्न इसलिए है कि यह रोचक होगा पता करना कि उन्होंने कोई इसके बारे में नोट वोट पुटअप किया अपने मिनिस्टर को, निर्मला सीतारमन को और वो पुरी साहब जो है उनको, और अगर नोट पुटअप किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दी या नहीं दी? और जब प्रधानमंत्री को सूचना थी तो प्रधानमंत्री ने 2.5 महीने इस बात को देश से क्यों छुपा के रखा? इसलिए कि चुनाव था, इसलिए कि चुनाव जीतना उनका परमो धर्म है। बिना चुनाव जीते वो नहीं जिंदा रह सकते हैं, इसलिए इसको छुपा के रखा देश से। आप तो पॉलिटिशियन रहे, कहे चुनाव भी लड़े और आप सरकार में भी रहे। अगर मोदी जी बता देते, अगर वो कह देते चुनाव के समय, तो उससे क्या हो जाता? बोलते थे कि भाई सोना मत खरीदिए, गाड़ी में मत चलिए, है ना? तो क्यों नहीं बताया मोदी जी ने? क्यों डर रहे थे कि उससे वोट की, उनको जो है कहीं ना कहीं वोट प्रभावित हो जाएंगे? हाँ, वो डर रहे थे कि हाँ इसका असर वोट के ऊपर पड़ेगा, और वो नहीं चाहते थे कि देश की जनता को जरा भी अंदेशा हो कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल के दिन होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। मुझे पूरा विश्वास है, अगर मैं वित्त मंत्रालय को जानता हूं, कि वित्त मंत्रालय में जरूर पदाधिकारियों ने इस तरह का एक नोट बनाया होगा जिसमें पूरी बात का जिक्र होगा कि इसके देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, महंगाई के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन इन लोगों ने उस पूरी सूचना को गोल कर दिया, खुद उसको देश की जनता के सामने नहीं रखा, और अब इतने दिनों के बाद मोदी जी ने देश को कहा कमर कसो, और खुद विदेश हवाई जहाज, जी हाँ, अपने जहाज से जो 4-5, और वो भी यूरोप की यात्रा में गए, जहां आजकल इन गर्मियों में मौसम बड़ा खुशगवार होता है यूरोप में, खासकर स्वीडन में, नीदरलैंड में, जहां वो मोदी जी जा रहे हैं। हाँ, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, जी देश, इन देशों में नहीं भी जाते हैं तो काम चल सकता था ना। जी जी, जो खास करके इस परिस्थिति में जब कह रहे हैं कि विदेश यात्रा टालो। एक आखिर में सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपको क्या लगता है कि आपने कहा कोविड की सिचुएशन है, तो कोविड के लिए एक महामारी थी, एक तरह से कह लीजिए, एक एपिडेमिक था, पेंडेमिक था, और पूरी दुनिया जूझ रही थी, और उसमें प्रधानमंत्री को दोष नहीं दिया जा सकता है। और ठीक है, समय पे वैक्सीन बढ़ गई, जिन लोगों को इस दुनिया से जाना था चले गए, और जिनको बचना था वो बच गए। लेकिन प्रधानमंत्री को हम डायरेक्ट उसमें दोष नहीं दे सकते सीधे तौर पे। लेकिन महंगाई के लिए तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के लिए, हाँ, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैनेजमेंट के लिए दोष दे सकते हैं? कुप्रबंधन के लिए, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई, बहुत से लोग बिना ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी की वजह से उनकी जानें चली गई। एक और सवाल कि चलो भाई, कोविड एक, आप कह लीजिए नेचुरल डिजास्टर मान लीजिए इसको, ये जो महंगाई है, जो बहुत बड़ा बता रहे, सबसे बड़ा चैलेंज है मोदी के लिए, क्या महंगाई को या अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बतौर प्रधानमंत्री मोदी आपको सक्षम दिखते हैं? क्या उनके अंदर वो कुव्वत है, उनकी टीम में वो कुव्वत है, उनके पास उस तरह के एक्सपर्ट हैं कि मोदी इस समस्या से उभर सकते हैं? क्या मोदी एक अच्छे अर्थव्यवस्था वाले प्रधानमंत्री मुझे विश्वास नहीं संभाल लेंगे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मोदी जी या उनके सरकार में बैठे उनके मंत्री इसका मुकाबला करने में सक्षम होंगे। मोदी जी ने इतने दिनों तक जो सरकार चलाई है, बिल्कुल आसान परिस्थितियों में चलाई है, कोविड छोड़कर किसी चुनौती का है, इस तरह की चुनौती का उन्होंने कभी मुकाबला किया ही नहीं। और अभी तक जो भी एविडेंस सामने आया है, जिस तरह से उन्होंने बातचीत की है, अर्थव्यवस्था के ऊपर जितना उसका कुप्रभाव पड़ा है, केवल स्वर्ण उद्योग के ऊपर नहीं। आपको याद होगा कि स्टॉक मार्केट कैसे धड़ाम हो गया, आपको याद होगा कैसे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले भागती चली गई। ये सब मोदी जी के भाषण के बाद हुआ ना, तो सब काम तो मोदी ने किया, और कोई उदाहरण नहीं सेट किया। आज लाल बहादुर शास्त्री की याद इसी के लिए आती है कि उनकी वाणी में, उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि एक बार उन्होंने कहा एक शाम का भोजन छोड़ दो, तो पूरे देश ने एक शाम का भोजन छोड़ दिया। मोदी जी सादगी का वो इसीलिए
मोदी जी की अपील जो है उसका असर नहीं पड़ा है। चलते चलते मुझे लगा एक सवाल और पूछ लूं। क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र को समझना, क्योंकि नोटबंदी हम देख चुके हैं मोदी जी की, उससे कितना नुकसान हुआ, क्या अर्थ को, इकोनॉमिक्स को समझने में मोदी जी, नरसिम्हा राव या वाजपेयी या बाकी जो प्रधानमंत्री हैं, उससे आप उन्हें कमतर पाते हैं या बेहतर पाते हैं? देखिए, किसी भी मुश्किल होती है। आपने अटल जी की सरकार की बात की। अटल जी की सरकार में तो सरकार में आते के साथ परीक्षा हो गई ना, क्योंकि जब परमाणु परीक्षण हुआ, सैंक्शंस लग गए। दुनिया के जितने ताकतवर देश थे उन लोगों ने हमारे प्रतिबंध तो नहीं लगा है, तो उसका मुकाबला इस देश ने किया ना। युद्ध का मुकाबला किया, कारगिल युद्ध का मुकाबला किया। मुझे लगता है उस समय याद पड़ता है कि सब लोग मुझसे पूछा करते थे आप कोई कारगिल टैक्स लगाने वाले हो क्या, और मैं कहता था कि नहीं। भारी वृद्धि हुई, उसका मुकाबला किया। सुखाड़ आया, उसका मुकाबला किया। सामान्य परिस्थिति में सरकार चला लेना बहुत आसान है, कोई भी चला लेगा। जब कड़ी परिस्थिति होती है उस समय चलकर सरकार चलाने में जो दक्षता चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार में या मोदी जी स्वयं में वो दक्षता, वो काबिलियत नहीं है। तो ये यशवंत सिन्हा साहब थे, 2 बार के वित्त मंत्री देश के रहे और अर्थव्यवस्था को बहुत भीतर से समझते हैं। इनका सबसे बड़ी बात तो ये इन्होंने कही कि एक मुश्किल वक्त आने जा रहा है और जिस तरह के संकेत सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से मिल रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि महंगाई का एक तूफान जैसे आने वाला हो और उस तूफान की दस्तक है। दूसरा, ऐसी चुनौती से निपटने के लिए इनका ये कहना है, यशवंत सिन्हा साहब का, कि मोदी जी में उतनी स्किल, उतनी दक्षता नहीं दिखती, उतना उनके अंदर काबिलियत नहीं दिखती, और ये एक अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी के लिए हो सकती है। कोविड जो था एक तरह का डिजास्टर जरूर था, महामारी था, लेकिन कुप्रबंधन को छोड़ के हम दोष नहीं दे सकते। लेकिन ये जो स्थिति है इस वक्त पे, जहां रुपया 96-97 हो सकता है, 100 पार कर जाए, और दूध से लेकर दाल और घर के सामान से लेकर कंस्ट्रक्शन का सामान, सबकी कीमतें जहां बढ़ रही हैं, अगर ये सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो दोस्तों, अगर हम देखते हैं युद्ध से प्रभावित, तो फिर स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं। और नरेंद्र मोदी की ये अब तक की प्रधानमंत्री जब से